हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज़ में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। पिछली हिंदी की वीडियो सीरीज़ में हमने उपसर्ग और प्रत्यय भी कंप्लीट पढ़ लिए हैं। यदि आपने वह वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसे देख सकते हैं। आज हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और उम्मीद करता हूं कि समास आज के बाद आपको दूसरी जगह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज की वीडियो बिना रुके हुए सीधा शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं समास के बारे में। तो समास मेनली होता क्या है? समास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हमने उन दो शब्दों की पहचान करनी है कि कौन कौन से शब्द मिलकर के ये बना हुआ है। जब एक बड़ा सा शब्द बन जाता है तो उसमें दो शब्दों का योग होता है, यानी दो शब्द मिले होते हैं, और उन दो शब्दों को यदि हम अलग अलग करें तो वह शब्द कौन कौन से होते हैं उनकी पहचान हमें करनी होती है। यानी शब्दों का हेर फेर या शब्दों का खेल ही समास है। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट पढ़ते हैं। तो बिना रुके हुए और बिना थके हुए आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो समास बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। देखिए, सम और आस ये दो शब्द हैं जिनसे समास मिला होता है, जिसमें सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, यानी ऐसा शब्द या ऐसा कथन जो कि बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। या हम इसे यह कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ हो जाएगा वह संक्षिप्त कथन या शब्द हो जाएगा, जिसे हम समास कहते हैं। अर्थात कि समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। भाषा की शुद्धता के लिए और भाषा की प्योरिटी के लिए हम ये समास को पढ़ते हैं। समास की परिभाषा होती है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ये क्या कह रहा है? या तो दो शब्द मिले होंगे या दो से अधिक शब्द भी मिल सकते हैं, और उनसे निर्मित जो एक सार्थक शब्द बनता है, यानी सही अर्थ वाला जो शब्द बनता है, उसी को हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी बड़े से शब्द का संक्षिप्त रूप बनाना, छोटा रूप बनाना ही समास है। और समास का विपरीतार्थ भी होता है। देखो, इसका विलोम शब्द भी होता है। तो विलोम कहते हैं व्यास, यानी किसी छोटे शब्द को यदि हम बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं या बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं, उसे हम व्यास कहते हैं, और उसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने को हम समास कहते हैं। तो इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कह रहा है कि दो शब्दों के मेल हो जाता है, यानी दो शब्दों का जब मिलन होता है और उसका एक संक्षिप्त रूप बन जाता है, उसे हम समास कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमने संधि में भी यह पढ़ा था कि वहाँ पर भी दो चीज़ों का मेल होता था। तो कई लोगों को कन्फ्यूज यह होता है समाज में कैसे मेल होता है और संधि में कैसे मेल होता है। देखिए, समास और संधि में एक बेसिक अंतर यह होता है कि समास में शब्दों का मेल होता है, यानी दो शब्द, एक शब्द आगे से होगा और एक शब्द पीछे से, तो दो शब्दों का मेल हो जाता है। जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण का मतलब अक्षर, और अक्षर और शब्द में क्या अंतर होता है कि अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं और वही दो शब्द आपस में मिलकर के समास का निर्माण करते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल से संधि होती है। इस अंतर को आपने यहीं पर क्लियर कर लेना होगा। अब जैसे समास का एक उदाहरण है चिड़ी धन मार, तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना है चिड़ी मार। जबकि संधि में कैसे होता है, एक उदाहरण आप देख लीजिए कि महाधन उदय और महोदय। अब चिड़ी मार में तो क्या हुआ कि एक चिड़ी शब्द जुड़ा और दूसरा जुड़ा इसमें मार शब्द, तो सीधी सी बात है कि चिड़ी मार शब्द बन गया है। लेकिन महाधन उदय का महोदय जब होता है तो इसमें महा का आ मिलता है और उदय का ऊ मिला और मिलकर के बन गया ओ, तब जाकर के यहाँ महोदय हो गया। तो यह एक बेसिक अंतर होता है समास और संधि में। अब समास की एक खास विशेषता यह है कि समास में सदैव ही दो पद होते हैं। दो पद का मतलब दो शब्द होते हैं, एक आगे का शब्द और एक पीछे का शब्द, और इसे हम व्याकरणिक रूप से कहते हैं। जो आगे का शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, यानी पहले का पद जिसे हम आगे का शब्द कह रहे हैं या पहले का शब्द कह रहे हैं, और दूसरा होता है उत्तर पद जिसे हम बाद का शब्द या बाद का पद कह सकते हैं। यहाँ पर पद का मतलब है शब्द
और क्योंकि कह रहा है कि समास में दो शब्द मिलते हैं और उन शब्दों को समास में पद कहा जाता है। और दो प्रकार के पद मिलते हैं, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। अब इन पूर्व और उत्तर पदों से मिलकर के एक सामासिक शब्द बनता है और वही सामासिक शब्द संक्षिप्तीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए कि प्राण प्रिय एक शब्द है, यह है एक सामासिक शब्द या यह एक संक्षिप्तीकरण है। अब ये कौन से दो शब्दों से मिलकर के बने हैं? तो प्राण और प्रिय शब्द इन दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। अब इन दोनों शब्दों में पूर्व पद कौन सा होगा और उत्तर पद कौन सा होगा? तो पूर्व पद है इनमें प्राण, पूर्व का मतलब पहले का पद, और प्रिय है इसमें उत्तर पद यानी बाद का पद। तो पूर्व और उत्तर पद से जब दो पद आपस में मिल जाते हैं और वह एक संक्षिप्तीकरण रूप देते हैं, वही शब्द कहलाता है सामासिक शब्द। इस प्रकार से हम समास में दो पदों को मिलाकर के एक पद बना लेते हैं और तब हो जाता है संक्षिप्तीकरण। तो हिंदी भाषा में भाषा को संक्षिप्तीकरण करने के लिए समास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इससे संबंधित आगे कुछ और जान लेते हैं। समास के प्रयोग कैसे कैसे हो सकते हैं, समास का किस प्रकार से प्रयोग होता है, यहाँ पर हम इसे भी जान लेते हैं। तो समास में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। वह होता है एक समस्त पद बनता है। समस्त पद का मतलब है जब दो पद हम जोड़ देते हैं उसके बाद निर्मित होने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है, यानी जुड़ा हुआ शब्द। संक्षिप्तीकरण जिसे हम कहते हैं वह कहलाता है समस्त पद। जबकि एक होता है इसमें समास विग्रह, या हम जिसे व्यास कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है जो समस्त पद हमारे पास होता है उसे अलग अलग कर देना, यानी दो शब्दों में या दो पदों में बांट देना। इस प्रकार से एक समास में समस्त पद होता है यानी जोड़ने का काम किया जाता है, और दूसरा होता है विग्रह यानी अलग अलग करने का काम किया जाता है। अब समस्त पद किसे कहते हैं, तो इसकी भी एक व्यावहारिक परिभाषा होगी। इसे हम समास के नियम से बना शब्द या जोड़े गए शब्द को हम सामासिक पद कहते हैं। जबकि विग्रह किसे कहते हैं कि समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो जब हम समास में दो पदों को मिला देते हैं तब उसे हम समस्त पद कहते हैं। जब हम उस समस्त पद को अलग अलग करके फिर दो शब्दों में बांट देते हैं उसे हम विग्रह या व्यास कहते हैं। जैसे तीन रंगों का समूह, तो तीन रंगों का समूह को हम तिरंगा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तीन रंगों का समूह भी लिख सकते हैं, जबकि उसे हम एक संक्षिप्त रूप देते हैं या हम उसे संक्षिप्तीकरण कर देते हैं या उसका सामासिक पद जब बना देते हैं वह हो जाता है तिरंगा। तो हमने इतने बड़े शब्दों का मात्र एक शब्द बनाया है और इसलिए यह एक समस्त पद या सामासिक पद हो गया है। जबकि यहाँ विग्रह का हम उदाहरण देखते हैं तो एक शब्द है पंचवटी। पंचवटी को हम अलग अलग करेंगे, यानी हम विग्रह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो कैसे टूटेगा? पंचवटी का मतलब होता है 5 वट या वृक्षों वाला स्थान। जहाँ पर 5 वट होते हैं उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। तो हमने पंचवटी शब्द को 5 वट या 5 वृक्षों वाला स्थान कह दिया। यहाँ पर हमने इस शब्द का विग्रह कर दिया यानी व्यास कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया है। तो समस्त पद और विग्रह में भी ये एक स्पष्ट अंतर होता है। समस्त पद का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम याद करते हुए आगे चलेंगे। वह क्या है कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच में जो विभक्तियाँ होती हैं वह लुप्त हो जाती है। विभक्तियाँ का मतलब है कि दो पदों को बांटने वाला जो बीच का शब्द होता है ना, वह लुप्त हो जाता है या वह खत्म हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र को हमने क्या किया? राजपुत्र लिख लिया। तो इसमें राजा का जो बीच में का जुड़ा हुआ था उसका लोप हो जाता है यानी लुप्त हो जाता है। तब आगे जाकर बनता है यह एक सामासिक पद। तो इस प्रकार से हम समास में बीच के जो विभक्तियां होती हैं उसे हम लुप्त कर देते हैं। यही सुंदरता है हिंदी की। और यहाँ पर हमने क्या देखा? का लोप हो गया है। और एक खास बात और है जानने के लिए कि कई शब्दों में विकार भी आ जाते हैं। विकार का मतलब क्या होता है कि जैसे काठ की पुतली, इसे हम कठपुतली कहते हैं। अब यहाँ पर विकार कैसे उत्पन्न हो गया? जहाँ का था
उस का कौ भी बन जाता है, ये भी समास में होता है कई बार। तो हम काठ की पुतली को कठपुतली लिखते हैं, जबकि काठ की पुतली को काठपुतली भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह विकार होता है, यानी वहाँ पर परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे घोड़े का सवार, तो घोड़े का सवार को हम घुड़सवार कहते हैं। तो घोड़े को जो घो था उसको हमने घू कर दिया है, अड़े जो था उसको ड़ कर दिया है। तो ये एक प्रकार के विकार होते हैं, यानी समास में इस प्रकार के भी उदाहरण हो सकते हैं। इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर समास के प्रयोग तो समझ गए हैं, किस किस प्रकार से समास का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में किस प्रकार से हमें इनका इस्तेमाल आगे करना होता है, यह भी हम यहाँ पर समझ गए हैं। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो, समास के होते हैं कुल 6 भेद, और यहाँ से हमें बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं सामासिक भेदों में से। और ये जो 6 भेद हैं यही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हीं के उदाहरण भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको हम बड़े शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बड़े ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमें आने वाले एग्जाम्स में सभी कन्फ्यूजन क्लियर होकर के हम एग्जाम में बैठ सकें। देखो, 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास होता है, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। अब इनका क्रम चाहे आप किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, इनका कोई सीरियल नहीं होता है, लेकिन 6 प्रकार के होते हैं। अब इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। मैंने पहले बताया आपको, समास में बेसिकली 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। अब समासों में, इन सभी समासों में हमने कुछ चीज़ें ध्यान पहले ही रखनी होगी, क्योंकि इन समास में क्या होता है, किसी में पूर्व का पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब है कि मुख्य होना, जिसको लेकर के हम इस शब्द में दूसरे शब्द को कंबाइन कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। जैसे अव्ययी भाव में हम देखें तो अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहले का पद प्रधान होता है, जो पद पहले जुड़ता है, यानी जो शब्द पहले जुड़ता है वह प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, आजन्म एक शब्द है, इसका अर्थ होता है जन्म से। आजन्म का मतलब होता है जन्म से, तो इसमें जो ये आ है यह प्रधान शब्द हो गया, यानी पूर्व पद इसका प्रधान होता है। अब जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर गौशाला है, यानी गौ के लिए शाला। अब यहाँ मुख्य बात क्या होगी, जो ये शाला है यह इसमें मुख्य हो जाएगा, और इसका जो पूर्व पद था यह गौण हो जाएगा, क्योंकि शाला का मतलब है रहने का निवास। अब गाय का रहने का निवास हो, चाहे अन्य जानवरों का भी रहने का निवास हो सकता है, तो यहाँ पर हमने गौ के लिए कहा है, तो इसलिए गौ की शाला को हमने गौशाला कहा है, या गौ के लिए शाला। तो इसमें मुख्य प्रधान शाला हो गया है, गौ इसमें गौण हो गया है। ये हो गया तत्पुरुष का उदाहरण। जैसे दूसरा कर्मधारय का उदाहरण होता है कमल नयन, कमल के समान नयन इसका अर्थ होता है। तो जो ये नयन की बात कर रहा है, यह कह रहा है कि ये कमल के समान है, यानी नयन तो हैं लेकिन हैं किसके समान, कमल के समान। यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे मृग नयनी, तो मृग के समान नयनी, तो विशेषता बताई जा रही है किसकी, नयनों की, और किसके रूप में बताए हमने, कमल। तो यहाँ पर मुख्य या प्रधान जो पद हो जाएगा उत्तर पद हो जाएगा, बाद का पद, यानी नयन इसमें मुख्य हो गया या प्रधान हो गया है। जैसे हम तीसरा द्विगु समास का उदाहरण देख लेते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है दोपहर। दोपहर का मतलब 2 पहरों का समाहार। तो इसमें भी मुख्य जो शब्द हो गया है या प्रधान जो शब्द हो गया है वह उत्तर पद हो गया है, यानी पहर मुख्य है और इसमें 2 हमने आगे से जोड़ दिया, तो 2 जो है इसका अस्थायी है या गौण है और पहर इसमें मुख्य है। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है सदैव ही। अब यहाँ पर द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसका मतलब जितनी वैल्यू पूर्व पद की होती है उतनी ही वैल्यू उत्तर पद की होती है, दोनों की तुलना समान होती है, दोनों ही प्रधान होते हैं। और इसमें द्वंद्व समास में इसका कोई भी पद गौण नहीं होता है, यानी बल्कि दोनों के दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। जैसे कैसे,
इसका उदाहरण है पाप पुण्य, और इसका अर्थ होता है पाप और पुण्य। तो पाप भी अपने में एक पूर्ण शब्द है और पुण्य भी अपने में एक पूर्ण शब्द है, दोनों ही प्रधान है, तो दोनों ही प्रधानता धारण कर रहे हैं, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है। जबकि बहुब्रीहि समास होता है तो बहुब्रीहि समाज में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पद इसमें गौण होते हैं। अब दोनों पद गौण कैसे होते हैं भाई? क्योंकि इसके जो उदाहरण होते हैं वह किसी अन्य तृतीय शब्द का बोध करते हैं, यानी तृतीय अर्थ को प्रकट करते हैं। इस कारण से इसके जो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद होते हैं वह सदैव अप्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका। अब इसमें एक लंब एक शब्द है, यानी एक पद है, पूर्व पद लंबा है और उत्तर पद है उधर। तो लंबा है उधर जिसका, इसके दोनों गौण कैसे हो रहे हैं? इसका जो अर्थ निकलता है तो लंबा उदर किसका होता है? उदर का मतलब सूंड, तो लंबी सूंड होती है गणेश जी की। तो यहाँ पर बोध कर रहा है गणेश। तो हम यदि हम लंबा उधर वाला कहेंगे तो वह गणेश हो जाता है। इसका मतलब यह तृतीय का बोध कर रहा है, गणेश का बोध किया। तो हम लंबोदर का मतलब गणेश भी समझते हैं। इसका मतलब जब इस लंबा है उधर जिसका का जब अर्थ गणेश प्रकट हो रहा है तो इसके तो दोनों शब्दों की वैल्यू ही गौण होगी ना। इन्होंने तो गौण का काम किया, प्रधानता का तो काम ही नहीं किया। इसका मतलब इन दोनों पदों से हमने गणेश को संबोधित किया। तो यहाँ पर हमने समास के बारे में पढ़ने से पहले इसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। और इसमें याद रखने वाली बात केवल अव्ययी भाव की है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, मात्र एक ही समास है, और 3 समासों का उत्तर पद प्रधान होता है। और उसके बाद द्वंद्व समास का दोनों प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि के दोनों अप्रधान होते हैं। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा है। तो अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं इन समास के बारे में। पहला समास हमारे पास होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या होती है या इसकी पहचान क्या होती है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधानता होती है, यानी प्रथम पद की प्रधानता होती है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रथम पद जब इसका प्रधान होता है तो इसकी कुछ खास विशेषताएं होती है या कुछ खास पहचान होती है, जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इस शब्द में यह समास है। जैसे इस अव्ययी भाव समास की एक खास विशेषता यह है कि इसमें उपसर्ग जुड़े होते हैं, यानी उपसर्ग से बने शब्दों की इसमें बहुलता होती है। तो उपसर्ग तो कैसे होते हैं आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो उपसर्ग जैसे आ, प्रति, की, उप, भर, हर, यथा, यावत, इस प्रकार के उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ जाते हैं। और जिन शब्दों में आप उपसर्ग जुड़ा हुआ देखें तो आप डायरेक्ट समझ जाएं कि यह अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण हो सकता है। जैसे एक नोट इम्पोर्टेंट हम याद रखें कि अधिकांशतः उपसर्ग से बने शब्द अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। अधिकांशतः कह रहा है, कंप्लीट 100% बात नहीं है, लेकिन अधिकांशतः। जैसे उदाहरण है आधन कंठ, इसका शब्द बनता है आकंठ। इस आकंठ में आ उपसर्ग जुड़ा है जबकि मूल शब्द है कंठ, तो इसमें एक उपसर्ग जुड़ा है इसलिए आकंठ शब्द बना है। और आकंठ का अव्ययी भाव में जो इसका अर्थ होता है वह होता है कंठ से। तो आकंठ एक प्रकार का अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण हो गया है। जैसे दूसरा उदाहरण है प्रतिमान। इसमें प्रति और मान 2 शब्द जुड़े हुए हैं और प्रति इसमें उपसर्ग है और मान इसमें मुख्य शब्द है। यानी अव्ययी भाव में जो हम कह रहे हैं कि उपसर्ग जुड़ते हैं तो इसमें भी प्रति उपसर्ग है, तो प्रतिमान हो गया है। जैसे बेदन फायदा, वे फायदा, तो बे इसमें उपसर्ग है। तो इसके कुछ उदाहरण अव्ययी भाव के कैसे होते हैं देखिए। यहाँ पर हमने समस्त पद और विग्रह को अलग अलग कर लिया है, तो इन उदाहरणों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं। जैसे समस्त पद क्या होता है और विग्रह क्या होता है, तो ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। समस्त पद का मतलब होता है मिला हुआ शब्द और विग्रह का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी अलग अलग किया हुआ शब्द। तो जैसे एक उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह बन जाता है प्रत्येक दिन, यानी हमने प्रतिदिन को अलग अलग किया तो इसका अर्थ हो जाता है प्रत्येक दिन। आजन्म है, आजन्म का विग्रह हो जाता है जन्म से लेकर। यथा संभव है तो इसका विग्रह हो जाता है जैसा संभव हो। अनुरूप है तो अनुरूप का अर्थ हो जाता है या इसका विग्रह हो जाता है रूप के योग्य। भरपेट का विग्रह हो जाता है पेट भर के। प्रतिकूल का विग्रह हो जाता है इच्छा के विरुद्ध।
प्रतिकूल कार्य करना यानी इच्छा के विरुद्ध चलना। हाथों हाथ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका विग्रह हो जाता है हाथ ही हाथ में। यानी कहते हैं ना कि भाई जब आप बाजार जा रहे हो तो हाथों हाथ सब्जी भी लेके आइए। तो हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में चलते चलते आप सब्जी भी लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार के जो ये उदाहरण होते हैं ये अव्ययी भाव के होते हैं और इसमें आप उपसर्ग जुड़ा हुआ देखेंगे। जैसे यहाँ प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आजन्म में आप उपसर्ग है और यथा संभव में यथा, अणु में अणु, भरपेट में भर, प्रतिकूल में प्रति, हाथों में हाथ। ये इस प्रकार के उदाहरण जो उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं वह अव्ययी भाव के ही उदाहरण होते हैं। तो इसलिए हमने अव्ययी भाव को यहीं पर कंप्लीट पढ़ लेना है और इसके बाद आपको अन्य कहीं अव्ययी भाव समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नोट आप याद करते हुए चलें अव्ययी भाव से संबंधित कि दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जब दो संज्ञाओं का आपस में आवृत्ति हो जाती है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। जबकि इस प्रकार के जो ये उदाहरण है ये आपको आगे वाले समासों में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप यहाँ पर इसे कंप्लीट याद रखें कि जब संज्ञाओं की रिपीट होती है या संज्ञाएं पुनरावृत्त होते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संज्ञाएं हैं, तो इन संज्ञाओं का रिपीट होना यानी आवृत्ति होने में भी अव्ययी भाव समास होता है। तो रातों रात का मतलब क्या होता है? रात ही रात में। पल पल का मतलब हर पल। और गली गली का मतलब गली ही गली में। और धीरे का मतलब धीरे धीरे का मतलब धीरे और धीरे से। तो इस प्रकार के से अव्ययी भाव समास हम कंप्लीट याद रख लेंगे। आइए दूसरा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि तत्पुरुष समास का जो है प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब कारक चिन्ह कैसे होते हैं तो यहाँ पर हम कुछ पहचान के रूप में इसे जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है। तो तत्पुरुष समास की पहचान होती है कि विभक्तियों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भागों में क्यों बांटा जाता है? क्योंकि 6 प्रकार के कारक चिन्ह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष होता है तो कर्म कारक का चिन्ह इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। करण तत्पुरुष होता है तो करण का चिन्ह इसमें इस्तेमाल होगा। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान का चिन्ह। और अपादान, अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह इसमें होगा। संबंध तत्पुरुष, संबंध विभक्ति का चिन्ह इसमें इस्तेमाल होगा। और अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण विभक्ति का इसमें चिन्ह उपयोग में लाया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। कर्म का क्या होता है? कर्तान्वय, कर्म को, फिर करण से संप्रदान के लिए, अपादान से विभक्त होने पर, संबंध काके की गागेगी, और अधिकरण होता है मैं पे पर। इस प्रकार से इसके चिन्ह होते हैं। यह हमें याद रखना होगा, तभी जाकर के हम तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे विग्रह हमने यहाँ पर पहले नोट कर दिए और समासिक पद यानी जो समास है वह हमने बाद में नोट कर दिए। देखिए पहला उदाहरण है स्वर्ग को प्राप्त। इसे कहा जाता है स्वर्ग प्राप्त, यानी यहाँ पर को चिन्ह है और को किस में आता है? कर्म में। कर्म का जो चिन्ह होता है वह को होता है। तो यह किस का उदाहरण हो गया है? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। जैसे है कन्या का दान, कन्यादान। तो कन्या का किस में आता है? संबंध में। तो संबंध तत्पुरुष ये हो जाता है। इसमें चिन्ह आप देख सकते हैं, इसमें को लगा है और इसमें का लगा है। जैसे तीसरा है मुख के दर्शन, यहाँ पर भी आप कारक चिन्ह देख रहे होंगे, तो मुख दर्शन इसका हो गया। जैसे अगला है देश के लिए भक्ति, तो के लिए संप्रदान, यहाँ पर देशभक्ति इसका हो जाता है। इस प्रकार से हमने पहले तत्पुरुष समास को सीखने से पहले कारक चिन्हों की जानकारी भी रखनी होगी, तभी जाकर के हम तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण है। जैसे उदाहरण एक इम्पोर्टेंट, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, और इसमें कर्म कारक है क्योंकि इसमें को लगा हुआ है तो कर्म कारक हो गया है। ठीक, जैसे मदांध है तो मद से अंधा, मदांध कहते हैं, इसमें करण हो गया, से अंधा होना तो करण हो गया। जैसे तीसरा गौशाला हो गया, गाय के लिए शाला,
संप्रदान हो गया इसमें, क्योंकि इसमें के लिए जुड़ा हुआ है। जन्मांध हो गया है, जन्म से अंधा, अपादान अलग होने पर। और राजकुमार हो गया, राजा का कुमार, संबंध। और धर्मवीर हो गया, धर्म में वीर, तो अधिकरण हो गया है। इस प्रकार से हमने इस तत्पुरुष समास के उदाहरणों को कारक चिन्हों के आधार पर याद रखना है। पहले तो समास सीखने से पहले हमने इन सामासिक शब्दों का अर्थ प्रकट करना भी सीखना होगा, और ये तभी होता है जब हम अधिकांशतः प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे शब्दों का जब हम अधिकांश प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा ना इसका अर्थ क्या होता है। एक बार देखने से याद नहीं होता है। देखिए इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो जाना। कठपुतली, काठ की पुतली, इस प्रकार से अर्थ आना चाहिए, तभी जाकर के आप समाज को समझ सकते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो मैं पेपर, अधिकरण है ना। अगला है ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। अगला है पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर। अगला है रामायण, राम का अयन। विद्यार्थी, विद्या का आर्थी। अगला है देश निकाला, देश से निकाला। इस प्रकार आप इन कारक चिन्हों के माध्यम से तत्पुरुष समास के उदाहरणों को अच्छे से समझ सकते हैं। एक विशेष जानकारी यहाँ पर तत्पुरुष समास से संबंधित है। एक नय तत्पुरुष भी होता है, और वो नय तत्पुरुष समास कैसा होता है, देखिए। जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा यानी मना करना, नकारात्मक, न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग किया जाता है, या जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर नय तत्पुरुष समास होता है। यह बहुत यूनिक है। ये जो तत्पुरुष समास था इससे भिन्न है ये, यानी यहाँ पर इसका जो पूर्व पद होता है वह नकारात्मक का बोध कराता है। नेगेटिव सेंटेंस इसमें जुड़ जाता है। नेगेटिव में रूप में क्या जुड़ता है, अ जुड़ता है या अन जुड़ता है। देखिए कैसे, जैसे अभाव, अभाव का मतलब होगा जिसका भाव न होना, यानी न भाव। जैसे एक दूसरा हो गया अनंत, न अंत होना, जिसका अंत नहीं होता है, अनंत। जैसे अनायास, न यास, यानी जो अनायास ही कहे जाने वाले शब्द होते हैं, जिसका कोई यास यानी कोई अर्थ नहीं होता है, उसे अनायास कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें अ, अन, अन, इस प्रकार से ये अ या अन जब जुड़ जाता है तो वहाँ पर नय तत्पुरुष समास हो जाता है। मे बी आपको ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बहुत अधिक उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कर्मधारय समास होता क्या है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष का भी उत्तर पद ही प्रधान होता था और कर्मधारय का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, किंतु दोनों पदों के बीच में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है। अब विशेषण, विशेष्य, उपमेय उपमान क्या होता है, इसको भी पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे, तभी जाकर के हम कर्मधारय समास को समझ पाएंगे। जैसे कमल धन नयन, तो कमल के समान नयन इसका अर्थ हो जाता है, और यहाँ पर कमल हो जाता है विशेषण और नयन हो जाता है विशेष्य। अब यहाँ पर बात यह है कि विशेष्य किसे कहेंगे और विशेषण किसे कहेंगे। तो विशेष्य और विशेषण बेसिकली होता क्या है, तो विशेषण वह होता है जिस शब्द के द्वारा हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं या किसी शब्द के बारे में बताते हैं, वह शब्द हो जाता है विशेषण। और विशेष्य वह होता है जिस शब्द के बारे में बताया जाता है, वह हो जाता है विशेष्य। यानी यहाँ पर हम नयन के बारे में क्या बता रहे हैं कि कमल के समान है। अब यहाँ पर इसलिए नयन के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नयन हो जाता है विशेष्य और कमल हो जाता है विशेषण। यानी कमल के द्वारा हम नयन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए कमल विशेषण और नयन विशेष्य हो जाता है। आगे समझ में दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे महाधन पुरुष, इसका अर्थ हो जाता महान है जो पुरुष। अब इसमें उपमान और उपमेय कैसे हो गया, देखिए। जैसे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह उपमेय हो जाता है, और जिस शब्द के द्वारा उपमेय की विशेषता बताई जाती है वह उपमान हो जाता है। यानी उपमान के द्वारा उपमेय की विशेषता बताई जाती है, इसे हम उपमान और उपमेय कह देते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग बताया है, लेकिन हम इस जो कमल जो ये विशेषण है इसे हम उपमान भी कह देंगे
और जो ये विशेष्य है इसे हम उपमेय भी कह देंगे। यानी उपमेय और उपमान, विशेष्य और विशेषण, ये दोनों चीज़ें लगभग एक समान होती है। यानी जो हम विशेषण कहते हैं उसी को हम उपमान करना भी कहते हैं। यानी जब हम किसी की विशेषताएं बताते हैं उसे हम किसी की उपमान करना भी कह सकते हैं, और जो विशेष्य होता है उसे हम उपमेय भी कह देते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोनों में उपमान और उपमेय या विशेषण और विशेष्य होते ही हैं। ये दो खास विशेषता होती है कर्मधारय समास की। देखिए जैसे कुछ और उदाहरण हैं। देहलता, देह धन लता, तो देह धन लता से देहलता बनता है, और देहलता का मतलब होता है देह रूपी लता। और यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? देह की विशेषता बताई जा रही है लता के रूप में। अब यहाँ पर देह क्या हो जाएगा? देह यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, यानी यह एक उपमेय है। लता क्या हो गया है? उपमान हो गया है, यानी विशेषण हो गया है। तो हम यहाँ पर देह की विशेषता लता के समान बता रहे हैं, तो इसलिए देह रूपी लता हम कह रहे हैं। ठीक। अब दूसरा उदाहरण है क्रोध धन अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब यहाँ हम क्रोध की विशेषता किससे बता रहे हैं? अग्नि के रूप में। यानी जो क्रोध है वह अग्नि के समान है, ज्वलंत है। अब तीसरा उदाहरण है चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? मुख की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, आगे और पीछे हो गया है। मुख की विशेषता चंद्र के समान हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुख क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा विशेष्य या उपमेय, और चंद्र हो जाएगा विशेषण या उपमान हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने पहले ध्यान में रखना है, तभी जाकर के हम कर्मधारय समास को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए एक खास विशेषता होती है, यानी एक ट्रिक होती है, जिसे हम कर्मधारय समास को देखते ही, उसके उदाहरण देखते ही हम परीक्षा में क्लिक कर सकते हैं। वह क्या होती है इसकी विशेष पहचान? कि दोनों पदों के मध्य में विग्रह करने पर, जब हम समासिक पद का विग्रह करते हैं तो दोनों के मध्य कुछ विशेष शब्द जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ते हैं? जैसे है जो या के समान, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। किसमें? कर्मधारय समाज में। कि जिसमें है जो या के समान इस प्रकार का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वह कर्मधारय समाज का ही उदाहरण होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए कि दीनानाथ एक उदाहरण है। तो दीन है जो नाथ, दीन का मतलब दयावान, तो नाथ की बात कर रहा है, शिव जी को कह रहा है कि दीन है, दीन दुखियों की सुनने वाले। तो दीन है जो नाथ, यहाँ पर आप देखिए है जो जुड़ा है। मैंने यहाँ पर इसकी पहचान बताई थी कि है जो जुड़ा है, लेकिन आपको इसका अर्थ निकालना आना चाहिए, तभी जाकर हम समझेंगे कि कर्मधारय समास है या अन्य समास है। जैसे एक और उदाहरण है नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर भी है जो वाला ट्रिक यहाँ पर काम आ रहा है। अगला है अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, यहाँ पर भी है जो का ट्रिक आ रहा है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, ये भी है जो आ रहा है। यह है देव मानव, देव के समान मानव। अब यहाँ पर आप देखिए के समान भी आ गया है, यानी यह इसकी एक की पॉइंट है। इसी की पॉइंट को पकड़ के हमने चलना है। अगला होता है प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, के समान यहाँ पर भी आया। अगला है कनकलता, तो कनक की सी लता। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो गया, की सी का मतलब भी के समान ही होता है, तो आप के समान या किसी आए तो कोई कंफ्यूज मत करना। जैसे अगला है लाल मणि, लाल है जो मणि, तो है जो वाला यहाँ पर उदाहरण आ गया। कर्मधारय समास की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर हमने है जो और के समान इसके अर्थ में प्रकट करना है। यानी जब हम इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह में है जो या के समान आना चाहिए, तभी जाकर के कर्मधारय का सही उदाहरण वह हो जाएगा। और ये कई बार पूछा जाता है कि किस समाज में हम विशेषण और विशेष्य का इस्तेमाल करते हैं, और या उपमान और उपमेय होता है तो वह कर्मधारय समाज में ही होता है। अब यहाँ पर इन उदाहरणों में भी आप समझ सकते हैं, जैसे दीनानाथ है तो इसमें उपमेय कौन होगा और उपमान कौन होगा? तो यहाँ पर नाथ जो है वह उपमेय हो जाएगा, यानी वह विशेषण हो जाएगा, और दीन हो जाएगी इनकी विशेषता, यानी विशेषण हो जाएगा या उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे लाल मणि में है तो मणि, मणि इसका मुख्य शब्द है यानी प्रधान शब्द है, तो यह विशेषण हो गया, और लाल इसकी विशेषण हो गया है। तो इस प्रकार से हमने कर्मधारय को भी कंप्लीटली समझ लिया है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। देखिए अब अगला है हमारे पास द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होगा?
द्विगु समास की बात खास यह है कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यात्मक होता है। यह इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। जिस समास के जो पूर्व पद होगा वह संख्यात्मक यदि आपको दिखता है तो वह लगभग 90% द्विगु समास का ही उदाहरण होता है। कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो किसी अन्य समास के उदाहरण होते हैं। तो इसका उत्तर पद इसका भी प्रदान होता है, क्योंकि पहला पद तो इसका संख्यात्मक होता है तो उत्तर पद ही इसका प्रदान हो सकता है। जैसे इसका एक उदाहरण है ती धन रंगा, तिरंगा। अब ती का मतलब होता है 3, तो 3 इसका एक संख्यात्मक शब्द हो गया है और रंगा इसका प्रधान शब्द हो गया है, तो इसका अर्थ होता है तिरंगा, यानी 3 रंगों का समूह। इस प्रकार इसका अर्थ प्रकट होता है। तो इसमें क्या देखा हमने कि इसका उत्तर पद प्रदान है, यानी बाद का पद प्रदान है, और इसमें तिरंगा 3 का बोध हो रहा है, तो ये एक प्रकार का संख्यात्मक शब्द प्रकट कर रहा है। तो यह हो जाएगा द्विगु समास। बहुत सरल सा है। तो प्रथम पद संख्यात्मक कैसा है, ये 3 यहाँ पर संख्यात्मक है। इसकी खास पहचान क्या होती है, इसमें जो ट्रिक होता है, इसकी ट्रिक पहले तो यह है कि संख्यात्मक के रूप में आप पहचान सकते हैं। बाकी जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर 2 शब्द जुड़ जाते हैं, यानी 2 प्रकार के शब्द बनते हैं। जैसे समाहार या समूह हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण है इसका दोपहर, तो 2 पहरों का समाहार, यहाँ पर समाहार शब्द आया है। तो इसका मतलब यह जो दोपहर शब्द है यह द्विगु समास का ही है। और इसमें संख्यात्मक भी आप देखिए कि पहले जो उसका पूर्व पद है वह संख्यात्मक है, 2 है। पंचवटी है तो पंचवटी में भी पंच एक ऐसा शब्द है जो संख्यात्मक है, तो 5 वटों वाला स्थान पंचवटी हो गया है। इसमें वाला ये इससे हम पहचान सकते हैं। अन्य कुछ उदाहरण और हैं द्विगु समास के, जैसे सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है, तो इसमें भी समूह जुड़ रहा है। जैसे अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है। इसमें आप पहले सभी में देखिए कि सब में पहला जो पूर्व पद होगा वह संख्यात्मक ही है। और चौथा है चौमासा, 4 महीनों का समूह या 4 मास का समूह चौमासा कहलाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला है त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह त्रिनेत्र हो गया है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें समूह या समाहार शब्द हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से द्विगु समास हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत सरल सा है, बहुत छोटा सा है। मुझे उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो अब आता है हमारे पास द्वंद्व समास। ये बहुत खास होता है भाई, क्योंकि इसके जो उदाहरण होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। देखिए कैसे, सभी को लगता है कि यह बहुत सरल है, लेकिन सरल नहीं है, यही बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके दोनों पद तो प्रदान होते हैं, यानी दोनों पदों की वैल्यू बराबर होती है। इसकी जो खास पहचान है, तो विग्रह करते समय इसके बीच में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। वह शब्द जुड़ते हैं जैसे और, अथवा, एवं, इस प्रकार के शब्द जुड़ जाते हैं। यानी इन शब्दों को हम कहते हैं ज्वाइंट करने वाले शब्द। इसके उदाहरण देखने से पहले हम एक स्पेशल नोट भी याद कर लेते हैं। देखो क्या होता है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ठंडा गरम लिखा हुआ है, तो ठंडा गरम के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, जो 2 शब्दों के बीच में खींचा जाता है। ये चिन्ह योजक चिन्ह हो गया है। तो इस द्वंद्व समास की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग होता है। ये किस में होता है, समासिक पद में होता है। जब हम विग्रह कर देते हैं तो विग्रह में और, अथवा, एवं इस प्रकार के शब्द जुड़ जाते हैं। तो देखिए उदाहरण, ठंडा गरम। ठंडा गरम का मतलब होता है ठंडा या गरम, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। ठंडा की भी वैल्यू उतनी है, गरम की भी वैल्यू उतनी है, तो इसका मतलब इसके दोनों पद प्रदान हो गए हैं। जैसा दूसरा उदाहरण है भला बुरा, तो इसमें भी योजक चिन्ह है। भला बुरा का मतलब होता है भला या बुरा। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें और जुड़ गया है, और इन दोनों में या जुड़ा हुआ था। जैसे तन मन धन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तन और मन और धन, तो यहाँ पर 2 बार जुड़ गया है। चाहे 2 बार जुड़े चाहे 1 बार जुड़े, लेकिन यहाँ और तो जुड़ा ही हुआ है, तो इसका मतलब ये भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। तो इसकी खास पहचान क्या है, या इसकी एक ट्रिक है, जो की पॉइंट है इसका, तो एक तो आपने इसके बीच का जो योजक चिन्ह याद रखना है, और इसके विग्रह करने पर हमने और, अथवा, एवं इस प्रकार के शब्दों को देखना है। वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। इसके कुछ उदाहरण आप देखिए।
शाकपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्योंकि शाकपात तो देखिए हमारे घरों में होता है, भाई शाकपात है या नहीं है घर में, है ना, सब्जी को हम शाकपात कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में इसके भी एक योजक चिन्ह जुड़ गया है, और शाकपात का मतलब हो गया साग और पात। जैसे रुपया पैसा, भाई आजकल तो रुपया पैसा है ही नहीं, तो रुपया योजक चिन्ह और पैसा, रुपया पैसा हो गया। यहाँ पर एक तीसरा जो उदाहरण है ये बड़ा यूनिक है, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है। देखिए कई शब्द अपवाद होते हैं, और ये अपवाद वाला क्या है, देवासुर एक साल लिख दिया है। देवासुर का अर्थ होता है देव और असुर, यानी देवासुर तो देवता और असुर, देवासुर हो गए, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी हमें समझना होगा देवासुर का मतलब देव और असुर दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जैसे एक उदाहरण और है अन्न जल, अन्न और जल, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि कई शब्द विकार भी होते हैं, लेकिन वह समास के ही तो शब्द हैं। अगला है जैसे दाल रोटी, नॉर्मल सी बात है भाई, घरों में दाल रोटी ही होती है, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और दाल और रोटी इसका अर्थ होता है। घास फूस, घास और फूस, घास या फूस ऐसे भी कह सकते हैं। और अगला है हरिहर, ये भी एक अपवादित शब्द है। अगला जय पराजय, जय और पराजय या जय या पराजय। अगला होता है धनुर्बाण, धनु और बाण, ये भी अपवादित शब्द है। धक्का मुक्की, उत्तर दक्षिण, आगे पीछे, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, कई प्रकार के शब्द होते हैं जो कि द्वंद्व समास के होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। यहाँ पर मैंने चाचा चाची, मामा मामी, रिश्तेदारी वाले कोई भी शब्द नहीं दिए हैं, क्योंकि वो बड़े आसान होते हैं, उसे हम डायरेक्ट समझ जाते हैं। लेकिन ये जो उदाहरण हो जाएंगे ये आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये भी समझ गए, द्वंद्व समास भी समझ गए। हमारे पास अब बच जाता है अंतिम समास, जो कि बहुब्रीहि समास है। ये सबसे आसान होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देवी देवताओं का नाम पुकारना है। शिव जी का ध्यान कीजिए, विष्णु का ध्यान कीजिए, कृष्ण का ध्यान कीजिए, इंद्र का ध्यान कीजिए और माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए, तो सारे आपके बहुब्रीहि समास क्लियर हो जाएगा। अब बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है? इस बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब दोनों पद गौण होते हैं इसके, क्योंकि ये समास में तीसरे अर्थ को प्रकट किया जाता है, इसलिए दोनों पद इसके अप्रधान होते हैं। तो बहुब्रीहि के दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी तृतीय अर्थ को प्रकट करते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण, इसीलिए बहुब्रीहि कहा गया है। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, इसका अर्थ होता है पीला है अंबर जिसका। और पीले अंबर किसके होते हैं? विष्णु के या कृष्ण के होते हैं। तो ये जो पीताम्बर शब्द है यह बोध कर रहा है श्री कृष्ण का, तो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। यानी पीताम्बर से हम डायरेक्ट दिमाग में ये लगाएंगे भाई पीताम्बर कौन होता है? श्री कृष्ण होते हैं। इसका अर्थ तो पीला है अंबर जिसका ये होता है, लेकिन अर्थ बोध होता है किसी तृतीय का, यानी कृष्ण का बोध हो रहा है। जैसे लंबोदर एक शब्द है, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर होता है गणेश का। गणेश की सूंड काफ़ी लंबी होती है, जिससे वो लड्डू खाता है गपा गप। अब इस प्रकार से ये उदाहरण हो जाता है बहुव्रीहि समास का। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, चार आनंद का मतलब चार शीश, तो चार शीशों वाले ब्रह्मा जी थे, तो ये ब्रह्मा जी की ओर संकेत कर रहा है, किसी तृतीय अर्थ का बोध कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट नोट हम याद रखें कि बहुव्रीहि समाज में अधिकांशतः देवताओं के नाम वर्णित होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप बहुव्रीहि समाज में आकर के देवता पुकार लीजिए, तो देवताओं के जो उदाहरण होंगे वो बहुव्रीहि समाज के होते हैं, लेकिन अधिकांशतः सभी हम नहीं कह सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, जैसा चंद्रमौली, तो चंद्रमौली का मतलब होता है जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, तो चंद्रमौली कौन होंगे? शिव होंगे। चंद्रमौली शिव का भी नाम है। जैसे चंद्रभाल, चंद्रभाल भी शिव को ही कहते हैं। और चक्रपाणि दर्शनार्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब होता है विष्णु, यानी विष्णु को चक्रपाणि भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी भुजाओं में चक्र धारण किया हुआ है विष्णु हैं। अगला है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिनके शीश पर चंद्र है, तो चंद्रशेखर भी शिव ही हो गए हैं। अगला है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब होता है धर्मराज,
तो युधिष्ठिर हम धर्मराज को ही संबोधित करते हैं। तृतीय अर्थ को प्रकट कर रहा है, जैसे सुलोचना। सुलोचना का मतलब होता है जिसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, और वह सुंदर किसके होते हैं, तो देवी या किसी स्त्री के होते हैं। जैसे गोपाल, गोपाल किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। जलज, जलज का मतलब जल में जन्म लेने वाला, कमल। और एक है जलद, जलद का मतलब होता है जल को देने वाला या जल का दाता, वह होता है बादल। तो तृतीय अर्थ प्रकट कर रहा है। एक होता है वज्रायुद्ध, वज्रा के युद्ध मतलब वज्र से युद्ध करने वाला। तो वज्र से युद्ध किसका होता है, ये फेवरेट इनका हथियार होता है, यानी इंद्र भगवान की बंदूक। तो उनकी बंदूक होती है, तो इसका बोध होता है इंद्र। और अगला अंतिम महत्वपूर्ण होता है वीणा पाणी। वीणा पाणी कहते हैं जिन्होंने वीणा धारण किया होता है। तो वीणा धारण किया होता है माँ सरस्वती का। इस प्रकार के ये उदाहरण बहुव्रीहि समाज के हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस प्रकार से आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र से मिलती रहे। तो यह था आज हमारा समाज का महत्वपूर्ण चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपको समाज अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वहाँ पर हमारी प्रत्येक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारी समाज की इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप के आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से कई प्रश्न बन जाएंगे। आप अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में आकर के भी बता सकते हैं, हम आपको इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यह थी आज के हमारे महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।